तो शुरू करते क्लास को। पिछली क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था कि किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के भी दो तरीके हैं। एक है स्केलर प्रोडक्ट, एक है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से पढ़ते हैं। हमने ये सीखा था कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। खैर, इसके बारे में डिटेल में हमने बात किया हुआ है पिछली क्लास में, आप विजिट कर सकते हैं। डेफिनेशन वगैरह की बात कर लिया था, प्रॉपर्टीज की बात कर लिया था। आज हम उसी वेक्टर प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट को कंटिन्यू करते हुए एक टॉपिक लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ। टॉपिक है, मान लीजिए अगर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, अगर कंपोनेंट फॉर्म में दो वेक्टर गिवन है तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हेडिंग है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन component form in component form। अगर अभी तक आपने नोटिस किया हो तो हमने जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था उसमें वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड गिवन होता था, उनके बीच का एंगल गिवन होता था, है ना। और अब हम बात करेंगे कि जब वेक्टर उसे कंपोनेंट फॉर्म में गिवन होगा तब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे। जैसे मान लो इफ टू वेक्टर्स आर गिवन एज, कंपोनेंट फॉर्म का मतलब होता है आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में जब गिवन हो तो इफ टू वेक्टर्स आर गिवन एज, मान लेते हैं कि दो वेक्टर इस तरीके से कुछ गिवन है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू समथिंग ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ऐसा अगर वेक्टर ए गिवन हो और वेक्टर भी कुछ ऐसा गिवन हो, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इस तरीके से अगर दो वेक्टर गिवन हो, हमें पता है कि ये कंपोनेंट फॉर्म में आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स हैं, सॉरी वेक्टर ए के ही ये तीन कंपोनेंट्स हैं और वेक्टर बी के ये तीन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इस फॉर्म में अगर गिवन हो दो वेक्टर तो ए डॉट बी जो होगा, अगर आपसे ए डॉट बी पूछा जाए तो हम सिंपली क्या करेंगे कि आई कैप वाले का आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप वाले का जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और के कैप वाले का के कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड बन जाएगा और यही अपना होगा आंसर। आप कहोगे सर बाकी के टर्म्स कहाँ गए। देखो, बाकी के टर्म्स जीरो हो जाएंगे, बाकी के टर्म्स जीरो हो जाएंगे। जीरो कैसे हुए, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, मान लेते हैं एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक वेक्टर गिवन है ऐसे, वेक्टर ए इज इक्वल टू, दो ही टर्म लेते हैं, 2D वेक्टर है, ए एक्स आई के ए वाई जी के। वेक्टर ए ऐसे गिवन है और वेक्टर भी कुछ ऐसे गिवन है, बी एक्स आई के। ऐसा एक वेक्टर गिवन है और आपसे पूछा गया कि ए डॉट बी कितना आएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यार सिंपली ए की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू रखो। ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, हमसे क्या पूछा गया है, वेक्टर ए डॉट बी के, ए की वैल्यू रखो ए एक्स आई के ए वाई जे के, डॉट लेना है
बी की वैल्यू रखो तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, इस तरीके से जरा मल्टीप्लाई करते हैं। चार टर्म बनेंगे क्या? क्या करेंगे हम, देखो एक बार इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करो, फिर इसका इससे करो, फिर इसका इससे करो, उसके बाद इसका इससे करो। हम जस्ट ओपन कर रहे हैं एक तरीके से, ऐसा समझ लो हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ए एक्स आई कैप का डॉट होगा बी एक्स आई के साथ साथ, फिर ए एक्स आई का डॉट होगा बी वाई जे के साथ, प्लस अब देखो ये वाला टर्म, इसका एक बार इससे होगा एक बार इससे होगा, तो क्या लिखेंगे ए वाई जे कैप बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप का डॉट बी वाई जे कैप के साथ। चार टर्म आएंगे ना, दो टर्म यहाँ थे, दो टर्म यहाँ थे, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास चार टर्म्स आ गए। तो देखो अगले स्टेप में मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए एक्स बी एक्स को एक साथ लिखो, आई डॉट आई बन जाएगा, आई डॉट आई, और आई डॉट आई क्या बनता था, याद है, डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई क्या बनता था, वन, तो ए एक्स बी एक्स इंटू वन बन गया, डायरेक्ट लिख दिया, आप समझ सकते हैं। दूसरा टर्म देखो ए एक्स बी वाई, लेकिन यहाँ आई आई है यहाँ जे है, बात यह है कि ये तो जस्ट नंबर्स है, नंबर को तो बाहर निकाला जा सकता है। फिर डॉट किसका बनेगा, आई का जे के साथ, तो जो अगला टर्म बनेगा वो होगा ए एक्स बी वाई। अब जरा याद करो, आई डॉट जे, क्या आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा, अलग से मैं एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक काम करते हैं, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, जरा याद करो कि आई डॉट आई वन हुआ करता था, आई डॉट जे ज़ीरो हुआ करता था, जे डॉट जे वन हुआ करता था, और जे डॉट आई ज़ीरो हुआ करता था। ऐसा याद है क्या, ऐसा याद है क्या, हमने पिछली क्लासेस में ये देख रखा है। तो ऐसे में अब मैं थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ, ये जो लिखा हुआ है इसके जगह क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, तो क्या बन जाएगा ये, सिंपली ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई क्या बना, वन। अगला बनेगा ए एक्स बी वाई, ये रिटर्न, और आई डॉट जी क्या बना, ज़ीरो, प्लस अब ये वाला टर्म ए वाई बी एक्स जे डॉट आई क्या बना, ज़ीरो, प्लस लास्ट वाला टर्म ए वाई बी वाई, इसके साथ क्या बना, सॉरी वन बनेगा ना, लास्ट में जे डॉट जे है, लास्ट में जे डॉट। तो आपने देखा कि ले देखे हमारे पास जो बचा दैट इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। जब मैंने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपसे पूछा, तो ले देखिए जो अपना आंसर है वो क्या है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। तो आगे से हमें तो बस इतना ध्यान रखना है कि दो वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो, जैसे आई कैप जे कैप की फॉर्म में गिवन हो, और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ध्यान रहे डॉट प्रोडक्ट जब लेना हो, या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो हम सिंपली इनके अपने, जैसे कोफिशिएंट ऑफ आई कैप एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, इनको एक साथ, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले भी हमने एक दो क्वेश्चन किए हुए थे डॉट प्रोडक्ट पर, लेकिन डॉट प्रोडक्ट पर और भी सवाल हम लोग करते हैं ताकि क्लैरिटी मिल जाए। तो एग्जाम्पल नंबर टू, इन्होंने बोला है फाइंड
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड ए कैप डॉट बी कैप, दो चीज़ें पूछी हैं। गिवन है कि जो वेक्टर बी है दैट इज दिस, और वेक्टर ए इज, ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन दे रखा है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन दे रखा है। इनके बीच का एंगल है 37, ये गिवन है आपको। और पूछा है ये क्वेश्चन में, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, ए डॉट बी बताना है और ए कैप डॉट बी कैप बताना है। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या कहता है, मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मॉड ए का मतलब हम ए लिखते थे, मॉड बी का मतलब बी लिखते थे, कॉस ऑफ थीटा। जरा बताओ ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू कितनी है 4, कॉस ऑफ एंगल कितना दिया है 37। तो यहाँ से ये बन गया 24 इंटू कॉस 37 मतलब छोटा एंगल, तो ये कितना बन जाएगा 4/5। तो ये जो अपना आंसर आएगा वो 96। तो सिंपल यहाँ लिखते हैं कि जो ए डॉट बी आया अपना, नाइन्टी सिक्स आ जाएगा ए डॉट बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए कैप डॉट बी कैप बताना है, ए कैप का डॉट बी कैप के साथ बताना है। तो जरा बताओ, अगर इन्होंने ए कैप डॉट बी कैप बोला, ए कैप का मतलब क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग ए, और बी कैप का मतलब क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग बी। तो मैग्नीट्यूड ए डॉट बी क्या कैसे डिफाइंड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर, एंगल बिटवीन देम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप तो 1 होगा भाई, ए का मैग्नीट्यूड जो है, ए का मैग्नीट्यूड भले ही 6 है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप तो 1 होगा ना, ये तो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 37, तो कितना बन जाएगा 4/। तो सिंपल कि ए डॉट बी कैप, सॉरी ए कैप डॉट बी कैप जो बनेगा दैट इज 4/। इसको थोड़ा सा और अगर मैं प्रोसीड करता, एक काम करते हैं थोड़ा इसको क्लियरली लिख देते हैं। तो ये 1 इंटू 4/5 cos 37 की वैल्यू रख दी है, तो इतना आंसर आ जाएगा। तो ए डॉट बी निकालने के लिए हमें तीन क्वांटिटी चाहिए, तीन टर्म्स हमारे पास होने चाहिए, तीन इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंगल बिटवीन देम। अगला क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने बोला है कि बहुत सिंपल सिंपल सा सवाल है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। ये कौन सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोला इन्होंने कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन है, ठीक है, एंड वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है, एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी गिवन है 12। हमसे एंगल पूछा गया है,
हमसे क्या पूछा गया है? एंगल, थीटा की वैल्यू पूछी गई है। जरा याद करो ए डॉट बी किसके बराबर होता था? डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता था कि सर ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी, मॉड ए को मैंने ए लिख दिया, मॉड बी को बी लिख दिया, ये होता था। क्या ए डॉट बी गिवन है? बिल्कुल गिवन है, 12 के बराबर। तो वैल्यू रखो, वैल्यू रखते हैं तो क्या बनेगा? 12 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 6, बी की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 12/24, तो 1/, कॉस थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा 60 डिग्री हो, जब थीटा 60 डिग्री हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है। ये तो बहुत ही आसान था, इसमें तो कुछ था ही नहीं कि ए डॉट बी गिवन है, ए और बी गिवन है तो थीटा निकाला जा सकता है। फोर्थ नंबर, एग्जांपल नंबर 4। क्वेश्चन ये है कि वेक्टर ए इज गिवन एज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर बी गिवन है माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और हमसे पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल है, ए डॉट बी बताओ। ए डॉट बी बताना है यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो सर क्या फालतू सवाल करा रहे हो, ये तो हमें वैसे ही आता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे जाके, ताकि हमें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो देखो, क्या ये कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है? आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में गिवन है दोनों वेक्टर। जब दोनों वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में गिवन होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट सिंपली आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ हो जाता है। तो ए डॉट बी, याद करो, याद करो वो फॉर्मूला, ए डॉट बी बराबर होता था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। वैल्यू रखो, 3 × -1 कहाँ से आया भाई? ए एक्स ये रहा, और ए वाई, सॉरी, बी एक्स -1 हो जाएगा ना। ऐसे ही ए वाई किधर है? ये रहा ए वाई, और बी वाई किधर रहा? ये। तो हम क्या कहेंगे? -2 × 3 प्लस ए जेड बी जेड कहाँ है? ए जेड ये रहा, बी जेड ये रहा, तो 4 × 5। तो फाइनली कितना बना? -3 -6 प्लस 20, तो ये बना -11 प्लस -9 प्लस 20, तो ये बन जाएगा +11। तो ए डॉट बी जो है दैट इज 11। एक चीज और आप नोटिस कर सकते हो कि ए डॉट बी एक नंबर निकल के आएगा। ए डॉट बी एक स्केलर प्रोडक्ट है, तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का, वो एक नंबर निकल के आएगा। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट है ना, ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ? स्केलर प्रोडक्ट। अगर स्केलर प्रोडक्ट है तो एक नंबर निकल के आएगा। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में इन्होंने बोला है कि इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, सवाल लिखो, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 60 डिग्री, then find value of find value of
ए कैप माइनस टू बी कैप डॉट टू ए कैप प्लस बी कैप। तो क्या क्या गिवन है? क्या मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है क्या? नहीं। ए और बी के बीच का एंगल पता है, ए और बी के बीच का एंगल पता है। तो थीटा कितना है? थीटा इज 60 डिग्री। किसके किसके बीच? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच की बात हम कर रहे हैं। अच्छा, हमसे पूछा क्या पहले ये तो देखें। हमसे पूछा है दिस। तो एक काम करो, पहले इसको ओपन करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं क्या आता है। ए कैप माइनस टू बी कैप पर डॉट लेना है, टू ए कैप प्लस बी कैप के साथ। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या चार टर्म्स मिलेंगे हमें? कैसे सर? एक बार इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका सॉरी इसका इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा, तो टोटल चार टर्म्स बनेंगे। तो पहले का दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा? ए कैप पर डॉट लेना है टू ए कैप के साथ, प्लस ए कैप पर डॉट लेना है बी कैप के साथ, दो टर्म बन गए, प्लस तीसरा टर्म देखो, एक इसको लेकर पहला वाला टर्म बना, इसको लेकर सॉरी इसको लेकर दूसरा टर्म बन गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। बेसिकली हम ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट को, ठीक है। तो अब इन दोनों का होगा तो क्या बनेगा? माइनस टू बी कैप का डॉट टू ए कैप, प्लस फाइनल टर्म क्या बनेगा? माइनस टू बी कैप का डॉट बी कैप के साथ, ठीक है। ध्यान दे भाई, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, यहाँ डॉट लगा है, यहाँ डॉट लगा है, यहाँ डॉट लगा है, यहाँ डॉट लगा है। जरा ओपन करते हैं। मुझे बताओ, हमने एक चीज़ याद किया था कि अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन हो तो मॉड ए स्क्वायर बन जाता है। मतलब ए डॉट ए सिंपली ए स्क्वायर हो जाता है, ऐसा हमने याद किया हुआ है। इसका मतलब जरा पहला टर्म देखो क्या बनेगा। टू तो नंबर है, टू तो बाहर आ जाएगा, तो ए कैप डॉट ए कैप क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ ए डॉट बी है, यहाँ फोर टाइम्स ऑफ ए डॉट बी है माइनस का। तो इन दोनों को जब मिला के लिखेंगे, देखो ए डॉट बी यहाँ पर है और माइनस चार ए डॉट बी यहाँ पर है, तो इन दोनों को मिलाकर मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूँ क्या? माइनस थ्री ए डॉट बी कैप। प्रोफेसर कहाँ से? एक टर्म और लिख दें क्या हम? एक टर्म और लिख दें क्या? मैं श्योर हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ ए डॉट बी प्लस वन है और यहाँ माइनस का फोर टाइम्स ऑफ बी डॉट ए है, जो कि ए डॉट बी के बराबर ही होता है। तो माइनस का चार प्लस का वन, माइनस का तीन ए डॉट बी बच गया। उसके बाद लास्ट वाला टर्म देखो, माइनस टू टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी कैप का स्क्वायर। जरा बताओ, मॉड ऑफ ए कैप, मॉड ऑफ ए कैप कितना होता है? वन। तो ये क्या लिखा हुआ है? वन का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? माइनस थ्री ए कैप डॉट बी कैप माइनस टू टाइम्स ऑफ वन का स्क्वायर। ओहो हो, ये क्या बना? ये चीज़ क्या बना? क्या लास्ट वाला कट गया क्या? हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है? टू ए प्लस बी, ठीक है, यही हमने किया हुआ है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को। हम्म, यही किया हुआ है। तो देखो, लास्ट वाले टर्म तो कट गए, लास्ट वाले टर्म ये और इससे प्लस माइनस है तो कट गया, चांस की बात है। तो ले देखिए क्या बचा? माइनस का थ्री। अब यार ए डॉट बी की वैल्यू क्या है? ए डॉट बी की वैल्यू क्या है? हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे? मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एक टर्म और लिख देता हूँ। तो प्लस टू माइनस टू तो पहले कट गया था, उसमें कोई समस्या नहीं है।
-3, ये कितना बना 1 × 1 × कॉस ऑफ एंगल कितना गिवन था, याद करो ऊपर सवाल में 60 डिग्री। कुछ लोगों को लगेगा सर ए और बी के बीच का एंगल 60 दिया है, आपने ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल 60 कैसे लिया? भाई अगर ए इधर है तो ए कैप भी तो इधर ही होगा, अगर बी इधर था तो बी कैप भी तो इधर ही था, तो जो ए और बी के बीच का एंगल होगा वही ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने किया। तो ये बन जाएगा कॉस 60 डिग्री, क्या बन जाएगा कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 होता है 1/2, तो जो अपना फाइनल आंसर आया दैट इज -3, ये अपना आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 था, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या बोला है कि इफ ए के प्लस बी के इज इक्वल टू √3, then find then find value of value of ए कैप डॉट बी कैप। इन्होंने बोला है कि अगर ए कैप प्लस बी कैप बराबर √3 है तो बताओ ए कैप डॉट बी कैप कितना आएगा। तो जरा सोचो, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। देखो हमें पता है, हमसे पूछा क्या गया है ए कैप डॉट बी कैप। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे पता चलता है फॉर्मूले से कि यार ए डॉट बी किसके बराबर होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी कॉस थीटा। यार मॉड ए कितना होता है 1, मॉड बी कितना 1 बना कॉस थीटा। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आ गई कि जब तक थीटा नहीं मिलेगा तब तक कॉस थीटा कैसे मिलेगा। तो जो पहला रिलेशन दे रखा है वहां से थीटा निकाला जा सकता है क्या, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो अब हमें इसको ऐसे होल्ड करके रखना है, जब जब जहां से भी थीटा मिल जाएगा उसको रखूंगा तो ए डॉट भी मिल जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको तो गिवन है कि मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू √3। तो जरा बताओ, जरा याद करो, ए कैप प्लस बी कैप का मॉड क्या हुआ करता था, √अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, ये तो हुआ करता था। और ये कितना दे रखा है, ये √3 दे रखा है। जरा दोनों तरफ ओपन करते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर। और ये इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, मॉड ए मॉड भी तो 1 बन गया ना क्योंकि कैप है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। इधर 2 है इधर 3 है, तो उस साइड कितना बन जाएगा, तो इस साइड बना 2 कॉस, तो उधर 3 माइनस 2 मतलब 1 बन जाएगा, तो कॉस थीटा कितना आया। अब जैसे ही कॉस थीटा 1/2 आया तो थीटा कितना आया 60 डिग्री। यही थीटा उठा के ऊपर रख दो, तो ए डॉट बी फ्रॉम इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 से हम कह सकते हैं कि जो ए डॉट बी कैप बनेगा वो कितना आ गया 1 इंटू कॉस 60, तो 1 इंटू 1 इंटू 1/2, तो ए डॉट बी क्या बना
इस तरीके से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक दो सवाल किए जा सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट हमने चीज़ों को कवर कर लिया है, एक दो और मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग क्वेश्चन कर लें ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए हमें। इन्होंने बोला है एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा ये। एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा था? 6। एग्जाम्पल नंबर 7। इन्होंने बोला है कि इफ तीन वेक्टर इस तरीके से हैं कि ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू सी कैप, देन अगर ए कैप प्लस बी कैप बराबर सी कैप के गिवन है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए कैप डॉट बी कैप। इसको थोड़ा सा तरीके से अगर लिखता मैं तो एक ही लाइन में आ जाता है। एक लाइन का सवाल क्या पूछा देखो, सोल्यूशन। जरा बताओ, इन्होंने हमसे ए डॉट बी पूछा तो कैप, तो ए कैप डॉट बी के तो मॉड मॉड कॉस थीटा बनेगा। बेसिकली हमें थीटा चाहिए भाई, ए कैप डॉट बी कैप निकालना है तो कितना होता है? मॉड ऑफ फर्स्ट मॉड ऑफ सेकेंड इंटू कॉस थीटा, तो ये तो बना वन, ये भी बना वन, ये बना कॉस थीटा। बोलोगे सर वन कैसा है? अरे भाई ए कैप है ना, ए कैप का मॉड वन, बी कैप का मॉड वन इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर थीटा पता चल जाए तो काम हो जाएगा। थीटा पता करने के लिए पहला रिलेशन यूज करो, पहला रिलेशन यूज करो। क्या बोला इन्होंने कि ए कैप प्लस बी कैप बराबर सी कैप, ऐसा दे रखा है। जरा बताओ, क्या मैं दोनों तरफ मॉड ले सकता हूँ क्या? टेकिंग टेकिंग मॉड, हम मॉड लेते हैं बोथ साइड। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एंगल का कुछ आइडिया लग सके, एंगल की वैल्यू आ सके। और एंगल निकालने के लिए जब तक ए कैप और जैसे ये ए डॉट बी करने पर ये थीटा था, थीटा किसके 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 बीच का एंगल था? एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। और ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल निकालने का एक तरीका और है कि अगर मॉड ऑफ ए प्लस बी लिख देता तो फॉर्मूले में आता ना, ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब थीटा निकाला जा सकता है बाय टेकिंग मॉड बोथ साइड। तो क्या लिख सकते हैं देखो, ए कैप प्लस बी कैप बराबर सी कैप का राइट साइड तो बना गया, क्यों? मॉड ऑफ सी कैप वन ही तो होगा। लेफ्ट साइड क्या बना? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, क्या बनेगा? ए कैप का स्क्वायर बी कैप का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। ये बनेगा ना, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ और वैल्यू रख दो, तो ये बनेगा वन का स्क्वायर, ये बनेगा वन का स्क्वायर, ये बनेगा टू इंटू वन इंटू कॉस इज इक्वल टू वन। तो वन वन से एक वन तो कैंसल आउट हो गया, तो कॉस थीटा क्या बना? कॉस थीटा बना टू कॉस थीटा बना माइनस वन, तो कॉस थीटा बराबर बना कॉस थीटा क्या बना? माइनस वन बाई टू। जैसे ही कॉस थीटा आया इसको उठा के यहाँ पे रख दो,
तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा, डायरेक्ट ही रख दिया। तो आंसर कितना है अपना -1/2। तो कुछ इस तरीके से हमने ए डॉट बी कंप्लीट किया। कुछ और थोड़ी सी बातें हम लोग कर ही लेते हैं अभी फिलहाल। देखो इसमें क्या है कि भाई डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस क्या क्या है। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। हालांकि डॉट प्रोडक्ट का ही एक बहुत बड़ा एग्जांपल, बहुत बड़ा इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अभी हम उसकी बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो देखो जैसे वर्क को कैसे डिफाइन किया गया है। वर्क, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसकी बात हमने पहले भी किया हुआ है, इसकी बात हमने पहले भी पहली क्लास में भी शायद किया हुआ है। अगर हमने किया हुआ है तो हम उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, सीधे इसके मेन एग्जाम्पल पे पहुँचेंगे। शायद यहाँ पे हमने, हाँ देखो ये दिया था ना कि भाई एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है, कि वर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है ऐसे, पावर को कैसे डिफाइन किया जाता है ऐसे। ऐसे बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है। अभी जो इसका मेन एप्लीकेशन है वहाँ पे हम लोग बात करें प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो एप्लीकेशन ये तो हमने कवर किया हुआ है पिछली क्लास में, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं नया हेडिंग लिखता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इसी को एक और टॉपिक के नाम से जानते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ, आप कहोगे सर ये तो सुना सुना सा लग रहा है, ये तो जाना सुना सा कुछ लग रहा है। हमने पहले भी तो कंपोनेंट लिए थे, हमने पहले भी तो कंपोनेंट लिए थे। कहाँ लिए थे, याद करो, याद करो जरा। आई एम श्योर आपको याद आ जाएगा। जब हमने बोला था कि भाई ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और अगर ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का एक्स वाला कंपोनेंट कितना होगा, तो आपने बोला सर एक्स वाला कंपोनेंट तो ये होगा, इसे हम ए एक्स बोलेंगे और इसे हम ए वाई बोलेंगे। अगर ये थीटा पता हो तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होगा। तो आपने बोला कि सर वेक्टर ए का, वेक्टर ए का जो एक्स वाला कंपोनेंट होगा वो ए कॉस थीटा होगा, और जो वाई वाला कंपोनेंट होगा वो ए साइन थीटा होगा। इस पे हमने बहुत डिटेल में बात कर रखा है, तो अभी हमें उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो पिछली वीडियोज़ में हमने कवर कर रखा है। अभी हमारा फोकस है कि अभी अगर हमें टू वेक्टर्स गिवन हो, जैसे एक वेक्टर इधर गिवन हो, एक वेक्टर इधर गिवन हो, और इस वेक्टर का इसके अलोंग वाला कंपोनेंट पूछूं, तब क्या होगा सर। देखिए टॉपिक का नाम ही है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो देखो जैसे मान लो कि एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए, और ये बी मान लेते हैं, या ए ही मान लो, क्या फर्क पड़ता है। ये वेक्टर ए है, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर है, वेक्टर ए, सॉरी, दिस इज वेक्टर बी। हमसे पूछा गया है व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ, हमसे पूछा गया है कि भाई इस वेक्टर का
ए वेक्टर के अलोंग वाला कंपोनेंट क्या होगा। पहले ए की बजाय हम एक्स एक्सिस लिख कर रखते थे और बोलते थे इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा। तो आप कहते थे कि सर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी, तो इस बी वेक्टर का इसके ऊपर जो लेंथ बनेगा वही बी का प्रोजेक्शन होगा, और ये बी कॉस थीटा होगा, जहाँ पे ये थीटा गिवन होता था। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब तो हमें वेक्टर गिवन है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कंपोनेंट ऑफ, अगर मैंने आपसे पूछा, अच्छा अभी के लिए मान लेते हैं, पहले एक चीज़ और यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि लेट मॉड ऑफ वेक्टर बी जो है दैट इज बी के बराबर गिवन है। जो वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड गिवन है एस बी, और जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है ए। ठीक है, ये दो बातें गिवन है। और थीटा, थीटा भी गिवन है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हमें थीटा भी गिवन है। थीटा क्या बनेगा, ये। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए, along वेक्टर ए क्या होगा। हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए कितना होगा। तो जितनी इंफॉर्मेशन आपको पता है, आप कहते थे कि सर अगर अगर मुझे किसी वेक्टर का किसी एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट चाहिए तो मैं काम करता हूँ, अगर थीटा मुझे पता चल जाए तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये जो लेंथ बनेगा यही अपना वेक्टर बी का कंपोनेंट आएगा। तो अपन वही काम दोबारा से करते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ से वर्टिकल ड्रॉ किया, ठीक है, तो ज़रा बताओ बी का कंपोनेंट ए के अलोंग जो बनेगा क्या वो यही लेंथ बनेगा क्या। क्या वो यही लेंथ बनेगा, और वो कितना बनेगा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा। तो आपने कहा कि सर ये बी कॉस थीटा बनेगा। क्या पूछा गया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, इस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट, इसको एक एक्सिस की तरह ट्रीट करो ना, इस एक्सिस से एंगल हमें पता है इस कंडीशन में। अच्छा इसका लेंथ भी पता है, तो ये कंपोनेंट कितना बना, बी कॉस थीटा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए है वो कितना आया, बी कॉस थीटा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें कॉस थीटा का कोई अंदाजा नहीं है। मान लो अगर थीटा नहीं पता है, या बार बार हम थीटा निकालने की वजह हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए सो दैट कि थीटा की ज़रूरत ही न पड़े, थीटा की ज़रूरत ही न पड़े। कॉस थीटा को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, कॉस थीटा को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो ज़रा याद करो कि ए डॉट बी क्या हुआ करता था। क्या हमें याद है कि ए डॉट बी, यहाँ से लिख देता हूँ कि भाई वेक्टर ए डॉट, इसको थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। जरा याद करो कि ए डॉट बी कैसे लिखते थे आप कहते थे सर जो ए डॉट बी होगा वो होगा मॉड ए मॉड बी सिंपली ए बी कॉस
थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर है, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी। तो क्या कॉस थीटा हमें मिल गया, हमें कॉस थीटा ही तो ढूंढ रहे थे हम। तो हमने बोला कि ठीक है एक काम करते हैं, बी को ऐसे रहने दो और कॉस थीटा की जगह पे, कॉस थीटा की जगह पे ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी लिख दो। तो ये क्या बना, वेक्टर ए वेक्टर बी डिवाइड बाई ए बी। यार एक बात बताओ, जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो बी है ये तो एक नंबर है, एक मैग्नीट्यूड है, ये भी नंबर ही है, मैग्नीट्यूड ही है, इसको तो कट कर ही सकते हैं। तो हम इसको कैंसल आउट कर देते हैं। तो सिंपली क्या बनेगा ये, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई ए। अच्छा जरा बताओ, अगर मैं इसे कोई ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, वेक्टर ए डिवाइड बाई ए डॉट वेक्टर बी, ऐसे लिखने में कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं, लिखा जा सकता है। वेक्टर ए डिवाइड बाई ए को एक साथ लिख दिया और क्या। एक काम करते हैं, वेक्टर ए डिवाइड बाई ए क्या हुआ करता था याद करो, एक है, और ये तो वेक्टर बी है ही। तो हमें क्या पता चला, हमें क्या पता चला कि, सिंपली कॉपी पेस्ट करता हूं मैं, हमें क्या पता चला कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए जो आएगा दैट इज एक काम करते हैं, बी को पहले लिख लेते हैं, ए को बाद में लिख लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट ए कैप। ये इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए इज बी डॉट ए कैप। अच्छा मुझे बताओ कि क्या हमने बी कॉस थीटा, क्या हमने बी कॉस थीटा की जगह पे ही ये चीज लिखा है। अरे भाई यहीं से, सॉरी यहीं से प्रोसीड करते करते तो हम यहाँ पहुंचे। इसका मतलब बी कॉस थीटा को ही हमने ए डॉट बी लिखा है, सॉरी वेक्टर बी डॉट ए कैप लिखा है। क्या लिखा, बी कॉस थीटा को ही, बी कॉस थीटा को ही ए कैप डॉट बी लिखा है। तरीके से हम लोग पहले बी लिखते हैं बाद में ए कैप लिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिसका कंपोनेंट चाहिए उसको पहले लिखो और जिसकी डायरेक्शन में चाहिए उसका डायरेक्शन लिख दो। हम लोग याद कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए था, वेक्टर बी अलोंग ए, जिसके अलोंग उसका कैप, जिसके अलोंग उसका कैप। तो वेक्टर बी का ए के अलोंग कंपोनेंट अगर निकालना है तो बी का डॉट ले लो ए के डायरेक्शन के साथ। अब जब भी, अच्छा बताओ क्या ये स्केलर फॉर्म है, भाई ये जो मैंने लिखा हुआ है ये यही तो है, बी कॉस थीटा ही तो है, ये लेंथ ही तो है। इसका मतलब ये स्केलर फॉर्म है, ये क्या है, ये स्केलर फॉर्म में वेक्टर बी का ए के अलोंग कंपोनेंट है। आप कहोगे सर वेक्टर फॉर्म में कुछ होता है क्या, देखो जैसे क्या होता है कि अभी मैंने पूछा आपसे कि बी का ए के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, तो आपने बोला सर बी कॉस थीटा होगा। आपने बाय डिफॉल्ट वेक्टर बी का ए के अलोंग जो लेंथ आ रहा है वही तो कैलकुलेट किया, बिल्कुल सही बात है। मेरा कहना यह है कि अगर इसी वेक्टर बी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वेक्टर फॉर्म में पूछता तो ये वेक्टर बनाते कि नहीं, वही यही वाला वेक्टर तो बनाते। मैंने क्या बोला, वेक्टर फॉर्म में बताओ कि बी का ए के अलोंग क्या कंपोनेंट आएगा, तो आप यही वाला वेक्टर बनाते ना। ऐसा क्यों, क्योंकि एक बार इधर जाऊंगा एक बार इधर जाऊंगा तभी तो वेक्टर भी आएगा, एक बार इधर गया एक बार इधर गया तभी तो वेक्टर भी आया। इसका मतलब दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर ही तो मिलके ये वेक्टर बन रहा है। तो ये जो अपना आंसर आया है अभी स्केलर फॉर्म में है,
ये जो आंसर आया है, ये जो आंसर आया है ये स्केलर फॉर्म में आया है। ये बेसिकली b cos थीटा की वैल्यू है। अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि वेक्टर b का a के अलोंग वेक्टर में कंपोनेंट बताओ, तो जरा बताओ एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमें पता है और डायरेक्शन पता है, क्या वो वेक्टर लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, भाई स्केलर फॉर्म में तो हमें पता ही है, ये था मैग्नीट्यूड। अगर इसी में किसके अलोंग कंपोनेंट चाहिए, ए के अलोंग, तो इसी को, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, जो मैग्नीट्यूड है, उसी के साथ डायरेक्शन ही तो लगाना है। तो जैसे ही डायरेक्शन लगाया, क्या अब ये वेक्टर फॉर्म आ गया? अब ये वेक्टर फॉर्म आ गया। तो हमने क्या नोटिस किया कि अगर आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए चाहिए, तो आप बोलोगे सर सिर्फ लेंथ चाहिए या वेक्टर चाहिए? अगर सिर्फ लेंथ चाहिए, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए स्केलर फॉर्म में, तो बी डॉट ए कर। और अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा। जरा इसको मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। देखो यही था ना, मैं सेम डायग्राम को दोबारा से बना रहा हूँ, ठीक है? देखो समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जरा बताओ, अगर मैं एक ऐसा वेक्टर बनाऊं और एक ऐसा वेक्टर बनाऊं, ठीक है, तो बताओ रेड वाला जो वेक्टर बना है, क्या वो वेक्टर बी का ए के अलोंग वाला कंपोनेंट है? देखो बात ये है कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग जो ए है, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, इसी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या है क्या? एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर जो वेक्टर बी का ए के अलोंग वाला कंपोनेंट है, ए के अलोंग वाला कंपोनेंट है, उसको बी पैरेलल वेक्टर बोल दूं, और जो बी के परपेंडिकुलर वाला, सॉरी ए के जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, अगर मैं उसको बी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल दूं, तो जरा बताओ क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि, यहां पे कहता हूं कि बी वेक्टर कैसे कैसे बना, किससे किससे मिलके बना, ऐसा कह सकता हूं कि नहीं, कि बी पैरेलल वेक्टर प्लस बी परपेंडिकुलर यूजिंग ट्रायंगल लॉ, यूजिंग ट्रायंगल लॉ, दिस प्लस दिस, क्या दिस के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे बी पैरेलल वेक्टर पता हो तो बी परपेंडिकुलर वेक्टर पता किया जा सकता है। तो बताओ, जैसे ये जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा, ये जो पूरा लिखा हुआ है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? देखो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, दो कंपोनेंट बनेंगे ना, मैंने बोला कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए अगर पूछा होता, तो क्या वो यही वाला वेक्टर होता?
बिल्कुल सही बात है। इसी को मैंने क्या लिख दिया, वेक्टर बी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, और ये किसके बराबर आ जाएगा, यहीं से देखो, अगर b इज इक्वल टू बी पैरेलल प्लस बी परपेंडिकुलर, तो बी परपेंडिकुलर बराबर बी माइनस बी पैरेलल, तो क्या लिख दोगे, बी वेक्टर में से बी पैरेलल वेक्टर घटा दोगे तो क्या बी परपेंडिकुलर ही मिल जाएगा। इस थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमने क्या देखा कि अगर अगर मुझे कंपोनेंट ऑफ अगर मुझे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए चाहिए, तो बेसिकली बी परपेंडिकुलर में बात कर रहा हूँ, और वो कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये वाली बात पता होनी चाहिए भाई, ये वाली बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए इज बी डॉट ए कैप, स्केलर फॉर्म में है ये, बी डॉट ए स्केलर फॉर्म में है, और कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे तो एक ए कैप और आ जाएगा। अच्छा बताओ, ये तो बी का ए के अलोंग था, अगर मैंने आपसे पूछा होता कि कंपोनेंट ऑफ अगर मैंने आपसे पूछा होता कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी बताओ, तो जिसके अलोंग उसका कैप, तो आप क्या बोल देते सर, ए डॉट बी कैप। ये कौन सा फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म है। कैसे पता, एक तरीका तो इसका ये है कि सर डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, और ये ए डॉट बी ही तो है, ए डॉट बी का मतलब एक स्केलर ही तो आएगा, तो क्या बना, स्केलर फॉर्म में बी डॉट सॉरी ए डॉट बी के। और यही अगर मैंने आपसे पूछा होता कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अगर ये मैंने पूछा होता तो कैसे निकालते, अगर मैंने ये पूछा होता तो हमें पता है जिस तरीके से ये वाला फॉर्मूला मैंने निकाला था उसी तरीके से अब मुझे क्या चाहिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू। अच्छा एक चीज और है, पहले एक काम करते हैं, कंपोनेंट सॉरी 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 इसको एक चीज और कैलकुलेट करना है, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, अगर मैंने इसके वेक्टर फॉर्म में पूछा होता तो क्या कहते, सर ये तो ऐसे रहेगा, एक बी कैप और आ जाएगा, ये अपना हो जाता है वेक्टर फॉर्म। कंपेयर करो ना ऊपर से कंपेयर करो ना, अगर कंपोनेंट बी अलोंग ए चाहिए तो ए से डॉट ले लिया, और वही वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो एक कैप और आ गया। सेम तरीके से यहाँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी अगर पूछा होता तो हम क्या कहते हैं, इसको निकालने का तरीका मैं सिंपल सा बता देता हूँ, जिस तरीके से इसमें हुआ ना उसी तरीके से इसमें होगा, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिखता हूँ। तो कंपोनेंट ए परपेंडिकुलर टू बी, तो ऐसे लिखेंगे वेक्टर ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, तो वो हो जाएगा वेक्टर ए में से वेक्टर ए पैरेलल घटा दो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा अगर धैर्य से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन करता हूँ, एक दो क्वेश्चन करते हैं तो बात शायद मैं ज़्यादा आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। जैसे जैसे अगर इन्होंने बोला है, मान लो एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है,
मान लेते हैं कि वेक्टर ए ऐसा गिवन है, वेक्टर ए गिवन है 2i कैप प्लस जे कैप, और वेक्टर बी गिवन है 2i कैप माइनस 2j कैप, और पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ component of vector A along vector B in scalar form and in वेक्टर फॉर्म। ये हमसे पूछा है, तो जरा याद करो, फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला रट्टा नहीं मानना है, हमने इस चीज़ को सीखा है कि कैसे आया, हम यहाँ पे डायरेक्ट हालांकि करेंगे। क्या बोला है? कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग वेक्टर बी। क्या बोला है? कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग वेक्टर बी। तो जरा लिखो, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग, किसके एलॉन्ग? बी के, जिसके एलॉन्ग उसका कैप, जिसके एलॉन्ग उसका कैप। तो सीधा सीधा ए डॉट बी कैप, बी के एलॉन्ग चाहिए था ना, इसलिए ऐसा किया। अब मुझे वेक्टर ए पता है क्या? बिल्कुल पता है। क्या बी कैप पता है? नहीं, बी वेक्टर पता है। तो पहले बी कैप निकालो, तो बी कैप हो जाएगा वेक्टर बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। बी कैप कितना दे रखा है, सॉरी बी वेक्टर कितना दे रखा है? 2i कैप माइनस 2j कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? बी का मैग्नीट्यूड कितना है? क्या 2√2 ही है? कहाँ से आया? अरे भाई साहब, √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आई एम श्योर कि आपको मैग्नीट्यूड निकालने आता है। तो ये बन गया आई कैप माइनस जी कैप डिवाइड बाई √2। तो मुझे बी कैप मिल गया क्या? बिल्कुल मिल गया। तो अब सिंपली मुझे क्या करना है? कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए कैप निकालना है। तो देखो, तो मैं क्या लिखता हूँ? कॉम्पोनेंट ऑफ component of vector A फॉर्मूला क्या है? वेक्टर ए डॉट बी कैप। वेक्टर ए की वैल्यू रखो 2i कैप प्लस जे कैप। वेक्टर ए गिवन है क्या? बिल्कुल। बी कैप गिवन है क्या? यहाँ निकाल लिया हमने, तो वैल्यू रख रहे हैं बस। तो ये क्या बन जाएगा? आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाई √2। तो मुझे ये पता है कि जब भी डॉट फॉर्म में, सॉरी डॉट प्रोडक्ट करना हो और कंपोनेंट फॉर्म में हो, तो सिंपली हम क्या करते थे? आई कैप वाले के साथ जो भी है, और जो भी आई कैप वाले के साथ है उसका प्रोडक्ट लेते थे। पहले काम करते हैं, एक स्टेप और लिखते हैं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2i कैप माइनस जे कैप। इसको लिख सकता हूँ आई कैप बाई √2 माइनस जे कैप बाई 2। ठीक है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा? 2/√2 प्लस -1 × -1/√2। सिंपल डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा √2, ये बन जाएगा +1/√2। तो ये बन जाएगा, एलसीएम वगैरह लेकर करोगे तो ये बन जाएगा 3/√2। क्या बन जाएगा? 3/√2। इसमें ऐसा कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अजीब सा कैलकुलेशन हो गया होगा आपके लिए, इसको लेके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया है? हमने सिंपली दो वेक्टर गिवन थे, ए का बी के लॉन्ग चाहिए था, तो हमने उस तरीके से कैलकुलेट कर लिया है।
एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमें सब कुछ सही किया है। दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी, ए का बी के अलॉन्ग कंपोनेंट चाहिए, ए का बी के अलॉन्ग कंपोनेंट चाहिए। तो हमने क्या किया, वेक्टर ए डॉट, वेक्टर ए का डॉट लेना था बी के साथ, और मुझे ये पता है कि 2 और 2 का जो मैग्नीट्यूड आया वो 2√2 आया, तो उसको इस तरीके से डिवाइड किया। तो यहाँ पे अपना आई के माइनस जे कर बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद फिर हमने ए डॉट बी के कर दिया। ए डॉट बी करने का जो सिलसिला था, करने का जो तरीका था, ओ हो, एक गड़बड़ हुआ है, एक गड़बड़ हुआ है। यहाँ प्लस है, ठीक है, तो ये प्लस है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, यहाँ एक माइनस आ जाएगा। अब ये तभी तो सोच रहा था कहीं कुछ गड़बड़ तो हो रहा है। 1/√2 आया, तो फाइनली आंसर अपना क्या आया। अच्छा अभी ध्यान रहे कि ये जो वेक्टर ए का बी के अलॉन्ग कंपोनेंट है, ये जस्ट एक स्केलर फॉर्म में है, ये स्केलर फॉर्म में है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में पूछे होते, अगर हमने वेक्टर फॉर्म में पूछा होता, अगर हमने वेक्टर फॉर्म में पूछा होता तो आंसर क्या आता, इसको लिख लेते हैं। क्या था, ये तो पहला वाला क्वेश्चन था, बोला था ना, इन स्केलर फॉर्म एंड इन वेक्टर फॉर्म। तो स्केलर फॉर्म में तो फॉर्मूला यही होता है, वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, सीधे सीधे करते हैं। कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी इन वेक्टर फॉर्म क्या हुआ करता था, वेक्टर ए डॉट बी कैप, उसके साथ एक बी कैप और लगता था। तो ए डॉट बी, भाई जो ए डॉट बी कैप है ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, अब बस बी कैप ही तो चिपकाना है। तो इसकी वैल्यू रखो 1/√2। बी कैप कितना है, बी कैप कितना है, कहाँ निकाला था, बी कैप ये था आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाई √2। तो इसको पुट करो, आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाई √2। तो √2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जाएगा, तो सिंपली आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाई √2। तो कंपोनेंट ऑफ बी, सॉरी कंपोनेंट ऑफ ए along वेक्टर बी ये आया। जरा याद करो, क्या हमने, क्या हमने इसे बी, सॉरी ए पैरेलल बोला था कि नहीं, द कंपोनेंट ऑफ ए along वेक्टर बी ए पैरेलल बोला था। अगर इसी सवाल में पूछा होता इन्होंने व्हाट इज फाइंड फाइंड कंपोनेंट ऑफ, फाइंड, अगला क्वेश्चन है फाइंड कंपोनेंट ऑफ, फाइंड परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अगर ये पूछा होता, अगर ये पूछा होता, याद करो फॉर्मूला, क्या हमने इसे बी परपेंडिकुलर, सॉरी ए परपेंडिकुलर बोला था, तो हमें याद है कि भाई जो ए पैरेलल और ए परपेंडिकुलर जब मिलते थे तभी तो वेक्टर ए आता था। इसका मतलब ए परपेंडिकुलर निकालना है तो वेक्टर ए में से घटा देना होगा
ए पैरेलल। वेक्टर ए कितना दिया हुआ है, वेक्टर ए गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, कहाँ देखो, 2i कैप प्लस जे कैप, तो निकालो, रखते हैं वैल्यू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस ए परपेंडिकुलर कितना निकाला, सॉरी ए पैरेलल कितना निकाला, आई कैप माइनस जे कैप डिवाइड बाई, ओहो हो यहाँ 2 है, ठीक है, तो ये बना आई कैप माइनस जे कैप बाई 2। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2i कैप तो यहाँ पर है, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2i कैप माइनस आई कैप बाई 2 प्लस जे कैप प्लस जे कैप बाई 2, यही बनेगा क्या, एक बार सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा, यही आ रहा है, 2 2 जार 4, तो ये बन जाएगा 3i कैप बाई 2 प्लस 3/2 जे कैप, तो ये है अपना ए परपेंडिकुलर वेक्टर, तो ये रहा ए पैरेलल वेक्टर, और इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये रहा ये परपेंडिकुलर वेक्टर, तो इस तरीके से थोड़ा लंबा चौड़ा सा ये इसका कैलकुलेशन लग रहा होगा आपको, लेकिन थोड़ा अगर दिमाग में बैठाएंगे तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर की लॉन्ग कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने का ये तरीका होता है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है, मैं समझ सकता हूँ, आप थोड़ा सा अगर इसको एक दो बार और कोशिश करेंगे तो ये सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ जैसा मुश्किल बहुत मुश्किल नहीं है, डिपेंड करता है, थोड़ा सा आपको कोशिश करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में।